नमस्कार, दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको भरतपुर लिए चलते हैं, जहां पर भरतपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर में मौजूद हैं, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। सभी कॉलेज आपके यहाँ खोल रही है, राजस्थान के अंदर खोल रही है। आप देख रहे हैं ITI कॉलेज की तो पूरा जाल बिक गया राजस्थान के अंदर। सब कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में आ रही है, तो छात्रों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, छात्राओं को जाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब सरकार आपके लिए आगे बढ़कर के इन सब कामों को कर रही है, पेपर लीक की घटना हो गई, पेपर लीक उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, गुजरात में भी, बिहार के अंदर भी, आर्मी में भी, रॉ में भी, हाईकोर्ट जोधपुर में भी, राजस्थान जयपुर में भी, सब जगह पेपर लीक का एक पूरा गैंग बनी हुई देश के अंदर। हमने कानून बनाया है असेंबली के अंदर, सजा का प्रावधान किया, जो छात्र इसमें इन्वॉल्व होंगे वो डिबा हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी हम लोगों ने जयपुर के अंदर, सब कुछ किया, जेल भेज दिया। पहली बार जेल की शिकंजों बंद किया गया उन लोगों को। कहने का मतलब ये तमाम बातें एक तरफ नौकरी दो और दूसरी तरफ जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो ये काम भी करते हैं, उसके लिए कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, जो मैंने कहा बजट हमारा समझ उनके लिए हैं, तो आप देखिएगा कि जो साधन संपन्न होते हैं वो तो चले जाते हैं अच्छी कोचिंग करा देश के अंदर। एक तरफ RTE कानून बनाया भारत सरकार ने, जब यूपी गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी थी जमाने के अंदर, कानून बना करके अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, ये तमाम अधिकार उस वक्त मिले थे। अभी हम चाहते हैं कि कोचिंग करवा रहे हैं हम लोग, कोचिंग पहले 15,000 थे, इस बार मैंने 30,000 बच्चों को अनुपति योजना के अंतर्गत फ्री कोचिंग के इंतजाम कर दिया। बच्चों को जो जाना चाहे अच्छी से अच्छी कॉलेज में जाएं और वो एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पर। बच्चियों को स्कूटी दे रहे, 30,000 लड़कियों को स्कूटी दे रहे हैं। और तो और आपको जान के खुशी होगी, आप भी उसका लाभ उठाएं। मैं इसलिए से बातें कह रहा हूँ, पहले 200 बच्चों को विदेश भेजने का मैं तय किया था। क्यों भेज रहे हैं? राजस्थान का नौजवान छात्र अगर आगे वहाँ पढ़ेगा, कैम्ब्रिज में पढ़ो या अमेरिका में पढ़ो, कहीं जाके पढ़ो, क्या उसका एडमिशन हो जाता वहाँ पर, तो पूरा खर्चा सरकार देगी, उसके पढ़ेगा, आने जाने का किराया देगी, रहने का इंतजाम करेगी और फीस देगी, वहाँ पर फीस देगी। अब आप हमें बताइए, वो संख्या मैंने मांग को देखते हुए इस बजट में मैंने 200 की 500 कर दी है। 500 बच्चे हर साल जाएंगे राजस्थान से विदेश पढ़ने के लिए, सरकार खर्च देगी उसका। तो मेरे कहने का मतलब ये है, योजना तो एक के बाद एक बन रही है, अब उसका लाभ आप कैसे उठाएं ये तो आपके ऊपर भी रहेगा, देर पर रहेगा। सरकार योजना बना सकती है, बल्कि मैं तो आपका आह्वान करना चाहूँगा, जो यहाँ बैठे नौजवान हैं, आप मीटिंग में आते हैं, जो हमारे सारे कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो अगवा लोग होते हैं समाज के, उनको चाहिए अपने गांव में, अपने मजरे में, ढाणी में कोई वंचित नहीं रहे परिवार। हर परिवार, जो कई लोग अनपढ़ भी होते हैं, उनको मालूम रहते नहीं सरकार की योजना क्या है। और 25 लाख का हमने बीमा कर दिया फ्री में इलाज का, कोई गरीब को पता ही नहीं बेचारे को, तो क्या करेगा। कुछ मदद आप भी करो सरकार की, तब जाके आप हम सब मिलकर के जो लोक कल्याणकारी योजना सरकार की है उसका हम लाभ सुनिश्चित कर सकेंगे। मैंने घोषणा कई कर रखी है, आपको मालूम है, जिस प्रकार से अभी 100 यूनिट बिजली फ्री की है। महंगाई का जमाना बहुत भयंकर है, राहुल गांधी की यात्रा ही महंगाई पे, बेरोजगारी पर, नॉन वायलेंस पर और गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है देश के अंदर, उस पर लेकर यात्रा करी। हमने उसी अवधारणा को एडॉप्ट किया है बजट के अंदर भी, और इसीलिए मैंने अभी महंगाई को देखते हुए 100 यूनिट फ्री करी है उपभोक्ताओं के लिए। आप कल्पना कीजिए
1,04,00,000 लोगों का बिल जीरो आएगा अब राजस्थान में। 1,04,00,000 लोग। किसानों के लिए जो अपने 2,000 यूनिट फ्री करी है, 16 लाख किसानों के बिल जीरो आएंगे राजस्थान के अंदर। 16 लाख किसानों के बिल जीरो आएंगे। जो योजना है उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना खूब प्रचार तो कर दिया। इतना गरीब है कि वो जो 400 का सिलेंडर था वो 1140 रुपये का हो गया। वो खरीद नहीं सकता, सिलेंडर नहीं खरीद सकता। अभी हमने कहा कि वो 76 लाख लोग हैं, 76 लाख लोग, उनको राजस्थान गवर्नमेंट 500 रुपये में सिलेंडर देगी। एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर देगी, 500 रुपये देगी। इस प्रकार महंगाई के दौर में हम चाहते हैं राजस्थान के प्रदेशवासी हैं, महंगाई का भार कुछ कम हो, जिससे वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके, पढ़ाई लिखाई का भी, खान पान का भी अच्छा कर सके। वो ये सोच करके सारी स्कीमें बनाई गई है और उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 500 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए अलग फंड बनाया है, उसमें नई नई स्कीम बनती जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। अभी नौजवान जो इंटरव्यू देने जाते हैं, बार बार एग्जाम देने जाते हैं, बार बार फॉर्म भरना पड़ता था, फीस देनी पड़ती थी। इस बार मैंने घोषणा कर दी है, एक बार फीस दो, एक बार फॉर्म भर दो। फीस बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कितने कितने एग्जाम आप दो, वो हमने छूट कर दी इस बार। बसों में फ्री करते ही उस वक्त में, एग्जाम के वक्त में। तो सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कोई कमी नहीं है। जो हम लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। छात्रों के लिए ड्रेस देने का काम मैंने शुरू किया है, छोटे बच्चों के लिए। दूध का पहले 2 दिन था, मैंने 7 पूरे वीक कर दिया है उनके लिए उपलब्ध कराने के लिए, पोषण को देखते हुए। तो ये सब सोशल सिक्योरिटी की बात है, ये सामाजिक सुरक्षा की बात है। और मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है कि आपको चाहिए कि आप पूरे देश में एक समान कानून बनाए, सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाए आप पार्लियामेंट के अंदर। जैसे मनमोहन सिंह जी के वक्त में मैंने कहा, सोनिया गांधी जी वक्त में बने थे ना, नरेगा का भी, आरटीआई का भी, राइट टू एजुकेशन का भी, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, उन तमाम लोगों को कानून बना के जो अधिकार दिए गए, उसी ढंग से पूरे देश के जो बुजुर्ग लोग हैं, विधवाएं हैं, निस्सज्जन हैं, उनको पेंशन देते हैं। हर राज्य अपने तरीके से देते हैं। हम चाहते हैं कानून बन जाए पूरे देश में। जो परिवारों की हालत अच्छी नहीं है, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उनके पूरे परिवार को किस प्रकार हम लोग मदद कर सकते हैं, पेंशन दे सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट लगभग 1 करोड़ लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं या निस्सज्जन हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं। अभी मैंने घोषणा करी है कि 1,000 रुपये मिनिमम सबको मिलेगी। अब पहले 500 मिलती थी, अब 1,000 रुपये मिलेगी। इस प्रकार से छात्रों का, युवाओं का, सबका सरकार की तरफ से कई प्रयास हो रहे हैं। मैं आपसे इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा, ये जो जॉब फेयर लग रहे हैं और जिस प्रकार ट्रेनिंग मिल रही है बच्चों को, राजस्थान सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। आप आगे बढ़िएगा। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने कुछ बातें कही आपको, उसके अलावा कई बातें कहने की है। राजस्थान बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है। तेल निकलेगा राजस्थान में, बाड़मेर के अंदर। तो खाली तेल निकलेगा बाड़मेर में, पर वो राजस्थान में निकला तेल। रिफाइनरी लग रही है वहां पर 40,000 करोड़ की। रोजगार मिलेगा या उद्योग धंधा लगाएंगे नौजवान, आपको आगे आना चाहिए। वहां पर हजारों लोग उद्योग लगाएंगे, प्लास्टिक आधारित लगाएंगे। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में है रिफाइनरी के, जो बहुत कम जगह होता है देश के अंदर। आधुनिक रिफाइनरी बन रही है पचपदरा के अंदर, उसमें आपकी भागीदारी हो, नौजवान आगे हो, वो जाके वहाँ कैसे उद्योग लगा सकते हैं क्या, उद्योग विभाग से बातचीत करे। उद्योग केंद्र होगा आपके भरतपुर के अंदर,
जिला उद्योग केंद्र है, वहां जाके बातचीत करें। कुछ तो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हर चीज सरकार नहीं कर सकती है। एवेन्यू बहुत ज्यादा है और उसी ढंग से हमने कोरोना का मुकाबला किया आपके सहयोग से। कोरोना में जो आप लोगों ने, पब्लिक ने साथ दिया, धर्मगुरुओं ने साथ दिया, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, उसके कारण से हमने जो मुकाबला किया उसका नाम देश में नहीं दुनिया भर में हुआ। भीलवाड़ा मॉडल हमारा बहुत शानदार रहा। ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई राजस्थान के अंदर। ऑक्सीजन क्राइसिस दिल्ली में था, अहमदाबाद में था, बम्बई में था, कई जगह था। लोगों को बचाया हमने, कई लोग फिर भी चले गए दुनिया से, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने शानदार प्रबंधन किया था उसका भी। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं आपको कि आप लोग आज मेगा जॉब फेयर में आए हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। इस बार कामयाबी मिल रही है, उनको मेरी बधाई है। कंपनियों को धन्यवाद, और जिनको इस बार जॉब फेयर में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हिम्मत नहीं हारे, अगली बार का इंतजार करें। हम चाहेंगे कि आपको अवसर मिले। यही बात कहता हूं, मैं आप सब पधारे यहाँ पर, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबके प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। लीडिंग स्टेट राजस्थान, प्रोग्रेसिव स्टेट राजस्थान। जॉब फेयर को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री और साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं सरकार का बनाने का काम है। हमने यूथ के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जरूरी है कि इसको समझें और इसका इस्तेमाल भी आप करें। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री।
राजस्थान की सियासत की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव का चौंका दिया है। सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पूनिया अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उन्हें एक्सटेंशन भी दे दिया गया था। करीब करीब तय भी था कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पूनिया ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सीपी जोशी संघ के नजदीक माने जाते हैं। सतीश पूनिया भी आपको बता दें कि आरएसएस बैकग्राउंड से ही आते हैं। अब उनकी जगह उन्हीं जैसा सियासी बैकग्राउंड के नेता को राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो वहीं बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने ट्वीट कर लिखा है कि सीपी जोशी को हार्दिक बधाई। बीजेपी राजस्थान के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को हार्दिक बधाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन। हम सब मिलकर 2023 में राजस्थान को कांग्रेस मुक्त बनाकर बीजेपी की बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं पार्टी का आभारी हूं कि मेरे जैसे साधारण किसान के घर में जन्मे कार्यकर्ता को 3 वर्षों तक जिम्मेदारी देकर सम्मान दिया। इन 3 वर्षों में संगठनात्मक रचना और आंदोलन के द्वारा पार्टी को पूरी ताकत से धरातल पर सक्रिय करने में योगदान दे पाया। एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देश के मुताबिक जीवन प्रयत्न काम करता रहूंगा। और लखवीर हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा बदलाव, बड़ा संकेत भी दे रहा है। आप मुझे बताइए इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अगर बीजेपी ऑफिस से हैं तो जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस बड़े बदलाव को लेकर और जरा इसके मायने भी हमारे दर्शकों को समझाएं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली आवास जो है बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी का वहाँ मौजूद हूँ। पहले तस्वीरें देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला जो जारी है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं जश्न मना रहे हैं क्योंकि कुछ मिनटों बाद सीपी जोशी उनके दिल्ली आवास पर पहुँच रहे हैं। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की है। अरुण सिंह से मुलाकात करने के बाद वे दिल्ली आवास के लिए निकल गए हैं। अगले 5 से 7 मिनटों में वो अपने दिल्ली आवास पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं का जश्न देखिए, उत्साह देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित है। न केवल चित्तौड़ से बल्कि प्रदेश भर से तमाम कार्यकर्ता जो हैं जिनको सूचना मिल रही है वो उनके दिल्ली आवास पर पहुंच रहे हैं क्योंकि सीपी जोशी दिल्ली में और तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ कर ली गई हैं। मिठाइयाँ आ चुकी हैं, फूल मालाएं आ चुकी हैं कि जैसे ही राजस्थान बीजेपी के नए मुखिया पहुंचे तो उनका तमाम स्वागत किया जाए और उनको किस प्रकार से बधाई दी जाए। ये देखिए तमाम लोग आप तस्वीरों में देखेंगे। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे आप न्यूज़ 18 पर कि सीपी जोशी पहुंच गए। सांसद मनोज राजौरिया उनके साथ हैं, सांसद पीपी चौधरी उनके साथ हैं। पीपी चौधरी से बात करेंगे। पीपी चौधरी साहब, किस प्रकार से देखते हैं, कितना खुशी का पल है बीजेपी के लिए? देखिए, पूरे राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और हमें पूरा विश्वास है कि सबके साथ समन्वय बैठा करके हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनके साथ समन्वय बैठा करके सबको एक साथ जुट करके और पार्टी चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बड़ों से हमेशा ये आशीर्वाद लेकर के चलेंगे। ये देखिए तस्वीरें दिखाएंगे कैसे सीपी जोशी को कंधे पर ले लिया है। तमाम कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवाया जा रहा है, फूल मालाएं आ गई है, साफा पहना दिया है विजय का, केसरिया साफा उनको पहनाया गया है। सीपी जोशी को तमाम कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं ने जो जश्न है वो अभी से शुरू कर दिया। 2023 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन नया कमान मिली है पार्टी को, नया मुखिया मिला है तो उस मुखिया को कहीं ना कहीं उत्साहित किया जा रहा है। उस मुखिया में संचार किया जा रहा है कि कैसे इस मुखिया को मजबूती दी जाए क्योंकि जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बनने की शपथ लेंगे राजधानी जयपुर में तो किस प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर से बुलाया जाए, तमाम कार्यकर्ता अति उत्साहित दिखे, कार्यकर्ताओं में संचार किया जाए क्योंकि चुनाव है इस साल के अंत में विधानसभा के, तो तमाम कार्यकर्ता कैसे जो
मुसीबत है, कि जो चैलेंज है कार्यकर्ताओं के सामने विधानसभा चुनाव का, उसको कैसे बीजेपी साध पाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी विजयी पताका फहरा पाए और कैसे बीजेपी का कमल खिले, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में। एक ये भी उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और यही कारण है कि जैसे ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है, आज तमाम कार्यकर्ता दिल्ली में उत्साहित है, एक ऊर्जा का नया संचार है और सीपी जोशी को बधाई दे रहे हैं। सीपी जोशी गदगद है, तमाम कार्यकर्ताओं का जो स्वागत सत्कार है वो स्वीकार कर रहे हैं और सीपी जोशी से आप देखेंगे कैसे वो तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो स्वीकार कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे न्यूज़ 18 से। सबसे बातचीत करेंगे सीपी जोशी साहब, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे न्यूज़ 18 से बातचीत? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, एक किसान परिवार में जन्मे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व दिया है। लेकिन एक व्यवस्था के नाते है, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा। पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए, सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 2023 का चुनाव सिर माथे पर है, उस चुनाव में कमल कैसे खिले, उसको लेकर क्या मुख्य चुनौतियां रहेंगी और क्या मुख्य फोकस रहेगा आपका? देखिए, मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता इस निरंकुश, जिस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, जिस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहां की जनता तैयार बैठी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियां हर घर में पहुंची है और मैं विश्वास करता हूं अभी तक के इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सीपी जी, कभी सोचा था विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया बनने का मौका मिलेगा, वो भी सबसे बड़े प्रदेश का? कितने उत्साहित है? देखिए, एक कार्यकर्ता को व्यवस्था के नाते प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा। सब वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन, उनका अनुभव का लेते हुए हम पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कांटे का ताज तो नहीं मानते, क्योंकि राजस्थान भाजपा इकाई में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, एकजुटता नहीं है, तमाम बिखरावट की स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष आप बन रहे हैं, चुनाव सामने है, 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, किस प्रकार से देखते हैं, चुनौती नहीं है? देखिए, जहां इतने बड़े नेता हैं, दावेदार तभी होते हैं जहां संभावनाएं होती हैं। तो आप मानिए कि इतने लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस में नेताओं का भी अभाव है, तो नीति का अभाव है और नियत का भी अभाव है। हम सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे हैं, आज आप मेन पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं, कितना अंतर देखते हैं उस दौर में और आज मुख्य पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं? पूरे तमाम कार्यकर्ताओं को उत्साह है, उम्मीदें भी आपसे काफी हैं, संगठन संरचना भी अब आपको करनी होगी, कैसे क्या तैयारी बैठेंगे? देखिए, मैं कार्यकर्ता के नाते, चाहे युवा मोर्चा हो चाहे पार्टी में हो, काम हमारे लिए महत्वपूर्ण। जो काम मिला है उस काम को गति से और समय से पूरा करना और सबको साथ लेकर पूरा करना, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। 19 जिले नए बन गए हैं सर, 50 जिले हो गए हैं प्रदेश में, अब संगठन बड़ा खड़ा करना होगा, उसको लेकर भी रोड मैप तैयार करना होगा, कैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधेंगे और नया रोड मैप तैयार करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, व्यवस्था के नाते अध्यक्ष होता है, सब लोग मिलकर जिस काम को करते हैं तो टीम वर्क से काम होता है। हम सब लोगों के पार्टी में बहुत अनुभवी नेता है, सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम इस काम को, जो भी काम मिलेगा उसको बहुत मुस्तैदी के साथ समय की सीमा में उस काम को हम लोग पूरा करें। सतीश पूनिया जी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, अब सतीश पूनिया जी का कार्यकाल खत्म हो गया, आपको नया दायित्व मिला है, उनको साथ में लेने का प्रयास करेंगे? क्योंकि अब वो अध्यक्ष नहीं है, उनके कार्यकर्ता भी अब कहीं ना कहीं मायूस हुए होंगे, तो उस मायूसी को कैसे दूर करेंगे, कैसे उत्साह पैदा करेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा है कि एक दायित्व मिला है, लेकिन हमारे सब जो अनुभवी नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों के अनुभव का लाभ देते हुए, सब लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए हम काम को पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है, यहाँ टीम वर्क होता है, सब लोग मिल बैठकर काम करते हैं। अभी जैसे ही आपको सूचना मिली, आप अध्यक्ष हो गए हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके आए, क्या गुरु मंत्र मिला है? देखिए, आभार प्रकट करने गया हूँ कि आज एक किसान के बेटे को, एक साधारण कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी मिली है। 2 दिन पहले दिल्ली में एक भव्य डिनर का आयोजन किया आपने, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, बड़े नेता आए, क्या संकेत पहले से थे?
नहीं, वो पहले से चूंकि कोविड आ गया था इसलिए थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन वो पहले से तय था। हमारे कुछ साथी, पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग उस काम में लगे थे। मुझे तो सिर्फ उस डिनर में हाथ जोड़ के खड़ा होना था और कुछ नहीं करना था। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस प्रकार की संभावनाएं और सवाल खड़े हो गए हैं कि सतीश पूनिया को अध्यक्ष से हटाया गया है, उनका क्या नया भूमिका होगी वो बाद का विषय, लेकिन जाट समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित हो सकता है। किस प्रकार से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज का, सभी जातियों का समावेश होता है और पार्टी में मैं सोचता हूँ कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी। सब लोग मिलकर, माननीय अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उन सब लोग मिलकर ही हम उनके सबका अनुभव का लाभ ही हम लोग लेने वाले हैं। शपथ कब लेने वाले हैं और कैसा आयोजन होगा और कैसे कार्यकर्ताओं को साधा जाएगा, बुलाया जाएगा, क्या भव्य आयोजन करेंगे जयपुर में? देखिए, आज ये देखिए राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष जैसे ही घर पहुंचे हैं तो उनकी आरती उतारी जाएगी, स्वागत किया जाएगा और साफ तौर पर आप देखेंगे कि सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश भर से दिल्ली पहुंचे हैं और काफी उत्साह है। तस्वीर देखिए, सीपी जोशी जी की धर्मपत्नी है, आरती की थाल लेके खड़ी हैं, उनका बच्चा भी साथ में है। सांसद रंजिता कोहली मौजूद है, सांसद मनोज राजौरिया हैं, सांसद पीपी चौधरी यहाँ पर हैं जो कि उनके साथ ही आए हैं। संसद भवन में भी जब तमाम नेताओं से, बड़े नेताओं से हमारे संवाददाता लवली की आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे थे। सीपी जोशी के आवाज से लखवीर हमें बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। सीपी जोशी खुद पहुंच चुके हैं, तमाम समर्थकों में बेहद उत्साह है। उनकी पत्नी दरवाजे पर मौजूद है और हाथ में थाली लिए उनके तिलक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी को मिली है और आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर ढोल लगाने के साथ खुशियां मनाई जा रही है एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए। और यहां पर साफ तौर पर जब हमारे संवाददाता की तरफ से सवाल किया गया कि क्या ये कांटों का ताज साबित होगा, चूंकि गुटबाजी बेहद चरम स्तर पर बीजेपी में है, करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो सीएम का चेहरा बनने के लिए तैयार हैं, तो उनका कहना था कि मैं अपने अनुभवी नेताओं को, एक चूंकि टीम वर्क बीजेपी में रहता है, सबको साथ लेकर चलूंगा। तो यही एक बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर जिसका जवाब यहां पर देते हुए नजर आए हैं सीपी जोशी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।